नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की जो नए पेरेंट्स को बहुत अफेक्ट करती है और वह है पोजिशनल प्लेजियोसेफेली या फ्लैट हेड सिंड्रोम। अगर आपके बच्चे का सर भी एक तरफ से चपटा या फ्लैट दिखता है तो आप अकेले नहीं हैं। गुड न्यूज़ यह है कि यह डेंजरस नहीं है, ब्रेन इससे अफेक्टेड नहीं होता है और अगर इसे हम लोग अर्ली समझ लें तो इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में या आपका कोई बहुत जान-पहचान का बच्चा इससे अफ़ेक्टेड है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि इसके विषय में आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ये पोजिशनल प्लेजियोसेफेली होता क्या है? बेबी का स्कल पहले 5-6 महीने में बहुत सॉफ्ट होता है। एक तरफ से सोने के कारण उस पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण कि वह दब जाता है। अगर हम बहुत अच्छे से देखें, तो बेबी का फेस जो होता है, वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। कान एक तरफ का आगे आ जाता है, फोरहेड आगे आ जाता है और दूसरे तरफ का जो ईयर है, फोरहेड है, वो चपटा हुआ रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका कॉज़ क्या होता है। सबसे मेजर कॉज़ जो इसका होता है, वो होता है बेबी को एक करवट सुलाना। एक करवट सुलाने से उस तरफ बेबी को प्रेशर पड़ता है स्कल पे और उस तरफ चपटा हो जाता है या फ्लैट हो जाता है। अदर कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टॉर्टिकोलिस, मतलब नेक के मसल का स्टिफनिंग होना या टाइटनिंग हो जाना, जिसके कारण कि बच्चे का सर जो होता है वो एक तरफ मुड़ा हुआ रहता है। दूसरे कॉजेज हैं जैसे लेस टमी टाइम होना या प्री मैच्योर बेबी होना, ट्विंस होना या सिजेरियन फर्स्ट बेबी होना। इसके कारण भी पेट में ही बच्चे का जो पोजीशन रहता है वो एक तरफ चपटा हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मजेदार बात यह है कि यह मेल बेबी में ज़्यादा देखा जाता है। आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो वैसे बेबी जिनको पोजिशनल प्लेजियोसेफेली होता है, उनका फेस थोड़ा एसिमेट्रिकल होता है, कान थोड़ा-सा आगे की तरफ रहता है, फोरहेड थोड़ा-सा आगे की तरफ रहेगा, चेहरा जो रहेगा एसिमेट्रिकल दिखेगा, कभी-कभी फेस जो है वो टिल्टेड लगेगा। अगर आपको अच्छे से एग्ज़ामिन करना है तो बच्चे के सर को ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने पे ये सारी जो विसंगतियाँ हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती हैं और हम पोजिशनल प्लेजियोसेफेली को अच्छे से डिटरमाइन कर सकेंगे। अब सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन 80 टू 90% ऑफ द केसेज़ में अर्ली इंटरवेंशन से पोजिशनल प्लेजियोसेफेली को मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि बच्चे को टमी टाइम, बच्चे को एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स का टमी टाइम पर डे देना है। बच्चे के सामने टॉयज़ रखिए, बच्चे के साथ इंटरैक्ट कीजिए, खेलिए, जिससे कि बच्चे का हेड जो है वो मूव करते रहे और बच्चे का नेक मसल स्ट्रॉन्ग हो और बच्चे का हेड एक तरफ टिल्ट ना हो, जिसके कारण वो प्लेजियोसेफेली से बच सके। सेकंड पॉइंट है रीपोजिशनिंग। बच्चे को सुलाते समय या दूध पिलाते समय या खिलाते समय उसके सर को अल्टरनेटिवली राइट और लेफ्ट साइड में घुमाते रहिए, जिससे कि एक साइड उसके स्कल पे प्रेशर ना पड़े। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चे के क्रिब को या बच्चे को बेड को एक ऐसे जगह पे रखिए जिससे कि उसका जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जिससे वो देखता है, जैसे कि दरवाजा हो गया या कोई भी खिड़की हो गया, जिससे वो बाहर देखता हो, तो उसे अल्टरनेटिवली घुमाते रहिए। कभी उसको राइट साइड उस खिड़की को रखिए, कभी उसको पोजीशन को ऐसे रखिए कि खिड़की लेफ्ट साइड आ जाए, जिसके कारण कि बच्चे अपने इंटरेस्ट से उस तरफ देख पाएँ और अपने सर को घुमा पाएँ। इससे भी पोजिशनल प्लेजियोसेफेली में बहुत मदद मिलती है। अब बात आती है कि अगर बच्चे का हेड ऑलरेडी डिफ़ॉर्म्ड हो चुका है तो क्या किया जाए? तो पहले तो 4 टू 6 मंथ्स में जो मैंने बताया कि टमी टाइम, रीपोजिशनिंग, इसे करके देखा जा सकता है। मैक्सिमम केसेज़ में ये सही हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे को कॉन्जेनिटल टॉर्टिकोलिस है या सही नहीं हो रहा है, तब हम लोगों को पीडियाट्रिशियन से मिलना होगा या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना होगा और कुछ नेक मसल एक्सरसाइज़ेज़ करने से ये इम्प्रूव कर जाता है। इसके बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, तब क्रेनियल हेलमेट थेरेपी दी जाती है। यह एक स्पेशली डिज़ाइन्ड स्कल के डिज़ाइन हेलमेट होता है, जिसे कि 3 टू 6 मंथ तक बच्चे को लगाना होता है। इससे बहुत हद तक पोजिशनल प्लेजियोसेफेली या स्कल का शेप जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब 1-2 मिस जो इसके साथ एसोसिएटेड है, वह यह है कि इससे ब्रेन अफेक्टेड होता है, तो इससे पोजिशनल प्लेजियोसेफेली से मैक्सिमम केसेस में ब्रेन अफेक्टेड नहीं होता है। क्या इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है? तो हाँ, अगर ये बहुत सीवियर है तो इसमें हम लोगों को ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। सर्जरी क्या करवानी पड़ती है? तो हाँ, अगर रियर कैन्योसिनोस्टोसिस है या कोई ऐसा दिक्कत है जो कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट से या हेलमेट थेरेपी से इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो उस केसेज़ में हम लोगों को फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। जो टेक होम मैसेज है वो यह है कि जल्दी से जल्दी हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फर्स्ट 4 टू 6 मंथ में ये प्रिवेंटेबल है और आगे अगर नहीं ठीक हो रहा है तब हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता होती है।
दोस्तों याद रखिए, छोटी सी चीज़ों से हम अपने बेबी का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं, जैसे रेगुलर टमी टाइम, प्रॉपर पोजिशनिंग और टाइमली पीडियाट्रिक चेकअप। यह सब नॉर्मल लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। अगर आपके बेबी में ये प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका एक्सपीरियंस दूसरे पेरेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।